धरती पुत्र के इस फाउंडेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। मेरी कई क्लासेस अब तक 6 क्लासेस संपन्न हो चुकी हैं, तो आप लोग एक नई क्लास को फिर से एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ इसमें और बच्चों को जोड़िए जो क्लास 10th की पढ़ाई करना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी एजुकेशन निःशुल्क है, फ्री है। चलिए बिना देरी के हम अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। जैसा कि मैं अपनी क्लासेस में हमेशा बिफोर द क्लास कुछ बातें बताता रहता हूं, तो बिफोर द क्लास में कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा से पहले बिफोर द क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे और मोरेवर देखेंगे, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं। चलिए, रिवीजन में हम लोग आज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक का अध्ययन करेंगे। अपवर्तनांक या रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? The refractive index is the measure of bending of a light ray when passing from one medium to another। क्या मतलब है? ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, यानी गुणात्मक परिभाषा है। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। अपवर्तनांक किसी प्रकाश की किरण के मुड़ने की माप होती है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, क्या होती है? अपवर्तनांक किसी प्रकाश किरण के मुड़ने की माप है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब ये देखिए, इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन अ स्पेसिफिक मीडियम इज नोन एज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी विशिष्ट माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। n इज टू सी अपॉन वी। सी क्या होता है? प्रकाश की चाल है इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है ये। लाइट इन वैक्यूम अपॉन वी क्या है? तो वी है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफाइड मीडियम, इन अ स्पेसिफाइड मीडियम। तो ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, इसको रिवीजन कर लीजिएगा अपने स्तर से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक की तरफ। हम लोग इस सेक्शन में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी एक मेडिकल टेस्ट होता है। क्या होता है? द हेल्थ केयर प्रोवाइडर परफॉर्म्स दिस एग्जाम बाय शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट थ्रू द pupil using an instrument called an ऑप्थेल्मोस्कोप। यानी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, स्वास्थ्य 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 की जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं, वे लोग क्या करते हैं? एक एग्जाम को परफॉर्म करते हैं, यानी एक तरह का टेस्ट वो लोग परफॉर्म करते हैं, परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? एक बीम ऑफ लाइट को आंखों की पुतली में
प्यूपिल मीन्स क्या होता है? आंखों की पुतली, ठीक है, आंखों की पुतली। आंखों की पुतली, आंखों की पुतली में एक प्रकाश पुंज को डालते हैं, चमकाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे वो परफॉर्म कर लेते हैं अपना जो भी उन्हें परीक्षा करनी होती है। और इसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्थेल्मोस्कोप। ये देखिए, यही है ऑप्थेल्मोस्कोप। एन ऑप्थेल्मोस्कोप इज अबाउट द साइज ऑफ अ फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट की साइज का होता है। फ्लैश लाइट क्या है? फ्लैश लाइट आगे की क्लास में देखेंगे। फ्लैश लाइट एक जो टॉर्च होती है ना, उसे टॉर्च को कहते हैं, ठीक है, जो हम घरों में यूज करते हैं, टॉर्च वही है। इट हैज अ लाइट एंड डिफरेंट स्मॉल लेंसेज दैट अलाउ द प्रोवाइडर टू व्यू द बैक ऑफ द आई बॉल। ये क्या करती है? ये एक प्रकाश रखती है और भिन्न भिन्न छोटे लेंसेज को रखती है, जो क्या करता है, जो आई बॉल में, आई बॉल के पीछे के हिस्से में प्रोवाइडर को देखने के लिए हेल्प करता है। यानी आई बॉल के पीछे के हिस्से में देखने के लिए प्रोवाइडर की हेल्प करता है ये ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक है। यह एक प्रकाश और भिन्न भिन्न छोटे छोटे लेंसेज को रखता है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आई बॉल के पीछे के हिस्से में देखने में मदद करता है, ठीक है, ये है। तो ऑप्थेल्मोस्कोप को देख लीजिए। फिर इसके बाद आज की कक्षा में हम लोग क्या क्या और पढ़ेंगे, देखते हैं। आज की कक्षा में रिकैप पढ़ेंगे, ठीक है, रिकैप पढ़ लेंगे, बहुत ज़रूरी है प्रीवियस क्लास का रिकैप। और हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ अ कॉनकेव मिरर और यूजेज ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ों को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही इत्मीनान से धैर्य के साथ पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग रिकैप पर। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कन्वेक्स मिरर्स या उत्तल दर्पण होते हैं वो हमेशा वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाते हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है आभासी, सीधा और छोटा हमेशा बनाते हैं, ऑलवेज, ठीक है। ये कभी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी जब ये बड़ा इमेज बनाए। अगर कभी बड़ा इमेज बना रहा है तो जान लीजिए कि वो बना नहीं रहा, वो गलत है। एग्जाम में कभी भी बड़ा इमेज करके लिखा हो, एनलार्ज लिखा हो, तो उस ऑप्शन को कट कर देंगे। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि कैसा इमेज नहीं बनाता या कैसा इमेज बनाता है, तो ध्यान रखिएगा। आभासी बनाता है यानी वर्चुअल बनाता है, सीधा यानी अपराइट बनाता है, और छोटा यानी डिमिनिश बनाता है। इसी अपराइट को हम लोग इरेक्ट भी कहते हैं, ERECT, इरेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो। और मैंने आपको दूसरी बात बताई थी, स्टैंडर्ड लॉज बताए थे, मानक नियम क्या क्या हैं इसके। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकल पॉइंट। पहला नियम यही है कि कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। फोकल पॉइंट मतलब फोकस। अ रे टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अ रे towards the center of curvature reflects back along the same path। कोई प्रकाश की किरण
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र की ओर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट आती है। और ये लास्ट नियम, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। कोई प्रकाश की किरण जो उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो ये 4 नियम था, मैंने आपको बताया था, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देखिए, हमने आपको कल की क्लास में कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था कि कन्वेक्स मिरर में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी उत्तल दर्पण में क्या क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन होल्ड करती है, बनती है। ठीक है, कौन कौन सी 2 कंडीशन है? ठीक है, देखिए पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, पहली कंडीशन, तो इमेज क्या कहां बनेगा? तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर एट द फोकस एफ। वर्चुअल, पॉइंट साइज एंड डायरेक्ट। जब भी बिहाइंड द मिरर लिखा होगा तो वर्चुअल ही होगा। मैंने बताया था ना, डिफरेंट साइड वर्चुअल, सेम साइड रियल। तो डिफरेंट साइड हो गया, बिहाइंड हो गया, तो ठीक है, ये इस साइड में है और इमेज इस साइड में बन रहा है, डिफरेंट साइड्स हैं, इसलिए वर्चुअल होगा। वर्चुअल, पॉइंट साइज एंड इरेक्ट, ये मैंने कल की क्लास में बताया था, और बताया था कि जब बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल हो तो इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर बिटवीन द फोकस एंड द पोल होगा, नेचर वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट होगा। तो ये सब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कल की क्लास में कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा, और यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य हो तब प्रतिबिंब दर्पण के, उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये कल की क्लास मैंने बताया था। ठीक, ये देखिए, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो क्या होगा, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर हो तो क्या होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को जानते हैं, समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। कहीं जाते हैं पार्टी में, शादी में, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो वही है प्लेन मिरर या समतल दर्पण। तो इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है? तो प्लेन मिरर से इमेज जो बनता है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, यानी क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। बिहाइंड द मिरर होता है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड विजिबल ऑन द राइट साइड। ठीक है, यानी शीशे में कभी भी आप, जो दर्पण होता है इसको शीशा बोलते हैं, तो दर्पण में जब भी आप देखिए तो आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो वो वाला उठाएगा राइट हैंड अपना। शीशे में जो प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा, वो अपना राइट हैंड उठाता है। इसी को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। ये खास बात है किसी भी प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर आपको लैटरली इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड करता है। और क्या देता है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि जितने डिस्टेंस पर दर्पण से, आपके मिरर से जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये खास बात है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये खास बात है। तो चलिए सर, ये देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी खास बात क्या है। मैंने बताया कि समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा होगा।
दर्पण के पीछे होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। दर्पण के पीछे इमेज की दूरी, छवि की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के समान होती है। यहाँ पर छवि का मतलब प्रतिबिंब है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि छवि या प्रतिबिंब एक ही बात है। और वस्तु को बिंब भी कहते हैं। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहते हैं बिंब। तो बिंब का हमेशा प्रतिबिंब बनता है। बिंब मतलब वस्तु और प्रतिबिंब मतलब छवि। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। लैटरली इन्वर्टेड इमेज का क्या मतलब है? ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब। यहां आप चित्र में देखिए, इस फिगर में देखिए कि जब यह व्यक्ति अपना राइट हैंड, अपना दायां हाथ उठाता है तो क्या होता है? कौन सी घटना घटित होती है? जब दायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब, जो ये देखिए क्या है, ये प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर में प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, यानी अपना बायां हाथ उठाता है। इसी को हम कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ठीक। जब आप अपना दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड ऑन इमेज आप देख सकते हैं, जब भी आप करके देखिएगा, प्रैक्टिकल किया होगा। ठीक है, और इसका क्या फायदा है? तो देखिए, दो उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं जिसके माध्यम से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। एक उदाहरण आप जानते हैं, प्रतिबिंब का एक बहुत अच्छा उदाहरण है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस दिखे उल्टा लिखा रहता है, और जब उसको शीशे में या दर्पण में कोई व्यक्ति देखता है अपनी कार के माध्यम से, तो वो उसको सीधा सीधा साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो वही है। अब हम लोग आते हैं और यहाँ पर दो उदाहरण को देखते हैं। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कब वो स्टेब्लिश हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, तो अब इस बात को कैसे याद रख सकते हैं कि 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक, दूसरा, इसको भी हम समतल दर्पण के माध्यम से याद रख सकते हैं इस फैक्ट को। और पाई का मान या पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इस बात को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, इसको याद रखने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले आते हैं भारतीय स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय स्टेट बैंक में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेट, तो हम स्टेट लिख लेते हैं। ठीक, स्टेट लिख लिया। अब अगर स्टेट में हम इधर से इसको मिटा दें, मिटा दिया, और थोड़ा सा इसको मिटा दिया। ठीक, अब इसको हम अगर समतल दर्पण में या प्लेन मिरर में देखें तो हमें दिखाई देगा कि ये जो लिखा है, ये तो ये लिखा है। देखिए, समतल दर्पण की खास बात क्या है? जो समीप है, जैसे ये पास में है तो इसका इमेज यहां बनेगा, तो इसका लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन गया। और इस वाले का यहां बनेगा, इसका लेटरली इमेज बन गया। तो देखिए, ये कैसा दिखेगा? 55 दिखाई देगा। और 55 से हम समझ लेंगे कि ये क्या है वास्तव में, 1955, क्योंकि 1900 तो याद ही रहेगा, तो 1955। इस तरह से भारतीय स्टेट बैंक का हम बहुत आराम से स्टेट बैंक का
इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं प्लेन मिरर से, और हमें उसकी जो डेट है, सॉरी उसका जो ईयर है 1955 याद हो जाता है। तो एक देखिए फायदा, और दूसरा पाई की वैल्यू को देख लीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है? वैसे तो पाई की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 3.1416 और पता नहीं क्या क्या इसमें आगे बढ़ता रहता है, बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन हमारे काम का बस इतना है, देखिए हमारे काम का है पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक, इसको कैसे याद रखें? तो सबसे पहले देखिए पाई ऐसे लिखा जाता है, ठीक, ये हो गया। अब इसका हम लोग अगर मिरर इमेज बना लें, ठीक है, यानी समतल दर्पण से इसका प्रतिबिंब बना ले, तो प्रतिबिंब में ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला डॉट यहाँ आ जाएगा, ये 1 ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे। तो देखिए ये कितना निकल कर आया? ये निकल कर आया 3.14, जो कि किसकी वैल्यू है? यही तो है, पाई की वैल्यू है। तो इस तरह से पाई के मान को भी समतल दर्पण के माध्यम से याद रख सकते हैं। इस तरह से समतल दर्पण को हम चीज़ों को, फैक्ट्स को याद करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स ही प्रोवाइड किया है जिसके माध्यम से पाई के मान को, जिसके माध्यम से आप फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। एक तो पाई का मान देख रहे हैं, कितने आराम से पाई का मान याद रहेगा 3.14। और दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, जानते हैं, SBI, ठीक, पुराना बैंक है। ये देखिए पाई की वैल्यू जब आप निकालते हैं, ठीक है, अगर आप गूगल करते हैं तो गूगल में पाई की वैल्यू इतनी बड़ी आती, 3.14159265359। इसके अलावा पाई की वैल्यू ये है। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने के लिए तो बस 3.14 ही याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा मन करे तो 3.1415, 5 को राउंड ऑफ करके 6 कर लेंगे तो 3.1416, ठीक है। चलिए पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है, जो कि न याद रखना ठीक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। बस इसको देख लीजिए, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है कि जब हम सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो पाई मिलता है। पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं भाई, बताइए आप लोग। डायामीटर मीन्स व्यास होता है, ठीक है। डायामीटर मीन्स क्या होता है? व्यास। और सरकमफ्रेंस मीन्स क्या होता है? परिधि। तो जब हम परिधि को व्यास से विभाजित कर देते हैं तो पाई आता है। पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायामीटर। पाई परिधि और व्यास का अनुपात है। पाई इज इक्वल टू 3.14159। चलिए तो ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। इतना ही याद रखना है एंड इट इज सफिशिएंट, ठीक है। ज़्यादातर आपके जहाँ भी यूज होगा इतना ही यूज होता है। इसके अलावा पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। चलिए यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो देखिए शेविंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, शेविंग के लिए, ठीक है, शेविंग के लिए यूज करते हैं। और डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं? शेविंग के लिए यूज होता है और डेंटिस्ट द्वारा इसको यूज किया जाता है, ठीक। इसके बाद इसके और भी तमाम यूज हैं, जैसे शेविंग मिरर में यूज होता है, व्हीकल हेडलाइट्स में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज होता है, मेकअप मिरर्स में, माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स, सोलर कुकर्स, फ्लैश लाइट्स एंड ऑप्थेल्मोस्कोप, इतनी जगहों में कॉनकेव मिरर यूज होता है। इसके अलावा और भी जगहों पर यूज होता होगा, मगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लीजिए।
इसके बाद सबसे पहले आता है ये आपका जहाँ यूज होता है, जिसको हम कहते हैं शेविंग मिरर, शेविंग मिरर के रूप में। उसके बाद आपका ये कार की हेडलाइट में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद ये आपका है सर्च लाइट, सर्च लाइट के रूप में यूज किया जाता है। मेकअप मिरर के रूप में यूज किया जाता है। ये माइक्रोस्कोप के रूप में इसको यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप के बाद ये टेलीस्कोप है, दूरदर्शी। ठीक है, वो सूक्ष्मदर्शी था, या दूरदर्शी है, दूरदर्शी में इसको यूज करते हैं। सोलर कुकर या सौर कुकर, ठीक है, ये सौर कुकर में इसको यूज करते हैं, सोलर कुकर में यूज करते हैं, ये सोलर कुकर। इसी को कहते हैं फ्लैश लाइट। ठीक है, घरों में यूज होती है फ्लैश लाइट। टॉर्च, टॉर्च में इसको यूज करते हैं। इसके बाद ये चीज़, इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आज ही की क्लास में पढ़ाया है। इसमें यूज करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप के बाद हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इससे पहले की क्लासेस में भी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। ठीक है, उत्तल दर्पण। देखिए, जब भी आप किसी कार में, अगर आपके घर में है तो आप अपने घर की कार में देखिएगा तो लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब कि वो जितना दूर दिख रहा है ऑब्जेक्ट्स, उतना दूर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उससे पास में है। सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए इस चीज को मेंशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ये भी यूज है, देखिए ट्रैफिक में। ठीक है, क्या क्या यूज है भाई, तो देखिए इसका यूज है, यहां से देखें तो ऑटोमोबाइल साइड मिरर में इसको यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, सिक्योरिटी डिवाइस में। ठीक, और ड्राइव वेज में, एटीएम्स में, इतनी जगहों पर इसको यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल साइड मिरर्स यानी कि 4 पहिया या 6 पहिया, जितना कहिए, ठीक है, 4 पहिया के पार्श्व दर्पण में, 4 पहिया का जो पार्श्व दर्पण होता है, साइड मिरर होता है, वो होता है कन्वेक्स मिरर। सिक्योरिटी डिवाइस यानी सुरक्षा युक्ति जो होती है, ड्राइव वेज यानी कि रोड के किनारे, एटीएम्स और एटीएम्स में। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, इसमें भी यूज होता है। देखिए सबसे पहले तो ये अभी अभी आपने देखा था कि साइड मिरर में यूज होता ही होता है कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पज से। देख रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर ये लगा हुआ है, पूरा दिखता है। इसके बाद ये देखिए रोड के किनारे इस तरह से लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एटीएम में लगा रहता है, ये एटीएम में भी लगा रहता है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले कल की क्लास का आंसर देख लेते हैं। आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले प्रश्न का क्या उत्तर है। पिछला प्रश्न हमारा था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। फोकल लेंथ या फोकस दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ अ मिरर एंड इट्स फोकल पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। मैंने बताया था कि क्या होती है फोकल लेंथ। किसी दर्पण के ध्रुव, या इसी को शीर्ष भी कहते हैं, इसलिए दोनों लिख लीजिए। किसी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस या फोकस बिंदु,
फोकस के बीच की दूरी, को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, ये है फोकस दूरी, यहां से लेकर के ये है आपकी क्या, फोकल लेंथ या फोकस दूरी। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को वास्तव में क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ये पॉइंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट है फोकस और ये पॉइंट है ध्रुव या पोल। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए, आज का प्रश्न क्या है भाई? तो आज का प्रश्न है आपके लिए, दर्पण किसे कहते हैं? बताइएगा, व्हाट इज मिरर? व्हाट इज मिरर? दर्पण किसे कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।